हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड यूनिट सॉल्यूशंस फॉर क्लास 12th। इसके अंदर अगर मैं सॉल्यूशन में बात करूं तो इसके अंदर जो कंटेंट की मैं सबसे पहले बात कर ले रहा हूं कि हम लोगों को सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर क्या क्या स्टडी करना है। सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है, हेनरीज लॉ क्या होता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है ना, राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल, राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल, है ना। उसके साथ साथ हम लोग आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस चेक करेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, नॉन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके साथ साथ ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पे बेस्ड होते हैं वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को। आप लोग मेरे साथ नोट्स को बनाते चलिए, यूनिट सेकंड, ठीक है ना, क्लास 12th, ठीक। क्या है यूनिट का नाम? सॉल्यूशंस। तो हम जानेंगे व्हाट इज सॉल्यूशंस। तो ये चीज़ तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन वैसे तो हम बेसिकली 9th क्लास में भी सीख के आते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, मेरे साथ आप लिखिए। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, सॉल्यूशन क्या होता है, अगर मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करूँ, ठीक है ना, तो यहीं से देख लेते हैं। चलिए, solution is a homogeneous mixture of two or more components, इस चीज को छोटी सी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। पहले मैंने कहा इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। पहले बात समझते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हम लोग 11th क्लास में पहले ही चैप्टर में पढ़ के आते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? A mixture is said to be homogeneous if it is uniformly throughout in a given sample. For example, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो रेन, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन,
शुगर सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये हमारे क्या हैं, ये सभी मेरे क्या हैं, हम बोल सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। कई सारे हो सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे क्या कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स, मैं इन कंपोनेंट्स की भी बात करने जा रहा हूं अभी। दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी मिक्सचर लिया, सपोज करो मैंने शुगर सॉल्यूशन लिया, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बारीकी से समझना, इंटरेस्टेड है, ये मैंने वाटर लिया, यहाँ मैंने शुगर को ऐड कराया, फॉर्मूला जानते हो C12H22O11। तो अभी यहाँ पे जो ये दो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, मैं होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहा हूँ। जब शुगर इसमें जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, एक सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, ठीक है ना। मान लो ये सॉल्यूशन आपके पास बन गया, शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि जो भी इनकी कंपोजिशन है वो इसके अंदर यूनिफॉर्मली थ्रो आउट होनी चाहिए, मतलब एक समान रूप से वो घुला होना चाहिए। क्या मतलब है, अगर मैं यहां से सिप निकालता हूं या यहां से सैंपल लेता हूं, ऊपर से या नीचे से बचा हुआ कोई भी सैंपल आप लेते हैं, तो अगर इस वाले सैंपल में यहाँ पे हम सपोज करो 70% वाटर नज़र आता है और यहाँ पे ही 30% शुगर नज़र आती है, तो ये ज़रूरी है कि यहाँ भी 70% आपका वाटर ही होगा एंड 30% आपका शुगर होगा। तो इसका मतलब आपने चाहे यहाँ से सिप लिया या यहाँ से सिप लिया, आपको मिठास वही नज़र आएगी शुगर सॉल्यूशन में। जैसे शरबत हम लोग घर पे बनाते हैं तो हमने पहला सिप लिया या लास्ट में बची हुई शरबत में उसी गिलास के अंदर हमने सिप लिया, तो क्या होती है, मिठास इक्विवेलेंट होती है, मतलब मिठास इक्वल होती है। इसका मतलब वो एक समान रूप से चीनी उस पानी के अंदर घुल चुकी होती है। तो ये हमारा होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में आप समझे कि होमोजीनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर इज सेड टू बी अ होमोजीनियस इफ इट इज यूनिफॉर्मली थ्रो आउट इन अ गिवन सैंपल। तो मैंने इसमें दिखाया कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मैं यहाँ कहीं भी किसी भी जगह सैंपल को निकालता हूँ तो उस जगह शुगर और वाटर दोनों की कंपोजिशन सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए मैं बात कर रहा हूँ कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एसेंशियल कंपोनेंट दो होते हैं, essential components. There are of two type. First one is solute. क्या होता है, solute, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज लिख सकते थे, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, जर्मन सिल्वर है, ये सभी क्या है, दो या दो से अधिक मेटल का क्या होता है, इसमें कंपोजिशन लिया जाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, होमोजीनियस के। सॉल्यूट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो सॉल्यूशन के अंदर लेसर अमाउंट बाई मास प्रेजेंट हो, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। इट इज अ कंपोनेंट, इट इज दैट कंपोनेंट, इट इज दैट कंपोनेंट which is present in lesser amount by mass, lesser amount by mass, ठीक है ना, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ठीक है, स्मॉलर क्वांटिटी में सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। अगर मैं बात करता हूं सेकंड की, ठीक है ना, और सेकंड में मैं लेने जा रहा हूं सॉल्वेंट। दूसरा एसेंशियल कंपोनेंट कौन सा होता है, सॉल्वेंट। तो ध्यान रखना सॉल्वेंट क्या होता है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है, इट इज दैट कंपोनेंट, इट इज दैट component which is present
इन लार्जर अमाउंट बाई मास, लार्जर अमाउंट बाई मास। इसका मतलब समझ लें कि जैसे मैंने यहाँ शुगर सॉल्यूशन बनाया था, घर में शरबत बनाते हैं तो होता क्या है कि हम जग भर के अगर पानी ले रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, कुछ स्पून कुछ चम्मच चीनी को ऐड कराते हैं, ठीक है ना। तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर प्राप्त होता है। तो वहाँ पे क्वांटिटी में हम शुगर कैसी लेते हैं, लेसर अमाउंट में, और वाटर कैसा लेते हैं, लार्जर अमाउंट में। तो इन शुगर सॉल्यूशन लेसर अमाउंट में अगर शुगर है तो शुगर इज ट्रीटेड एज सॉल्यूट, एंड लार्जर अमाउंट में अगर वाटर है तो वाटर इज ट्रीटेड एज सॉल्वेंट। बात समझ में आई। अब इसमें क्या होता है, कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। होता क्या है कि कुछ बच्चे क्या समझते हैं, ये बात क्लियर है कि हमारा जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वो वाटर ही होता है, जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। बट अगर मैं बात करूं, यहां पे जैसे मैंने देखा ए और बी लिया और मुझसे कोई कहता है कि ये दो कंपोनेंट हैं, इन दोनों कंपोनेंट में बताइए कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो ऐसा, और ये दोनों सॉलिड हैं तो नॉन वॉलेटाइल टाइप का बनेगा, जिसकी वेपर ना बने नॉन वॉलेटाइल। तो इन दोनों में अभी मुझसे कोई पूछे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो अभी मुझे बताना कैसा है, इम्पॉसिबल। हमें क्या होना चाहिए, इसके लिए हमें अमाउंट पता होना चाहिए। सपोज करो किसी ने बोला आपसे कि ये वाला सॉलिड 500 ग्राम हो और ये वाला सॉलिड मान लो 700 ग्राम है। अब इनके होमोजेनियस मिक्सचर्स के द्वारा जो सॉल्यूशन बना, बताइए कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। अगर ऐसा हो जाए, सपोज करो कि दोनों लिक्विड हो, दोनों के दोनों क्या हो, लिक्विड हो, तो भी अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते। मान लो एक इथाइल अल्कोहल है तो एक मान लो वाटर ले लिया। अब हमसे पूछे कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है, तो इस जगह ये ना समझे कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, वाटर। तो यहां पे वाटर जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट हो। अब डिपेंड कर रहा है कि अगर वाटर, अगर मान लो मैंने इसमें वाटर को लिया 1 लीटर और इसको मैंने लिया 1/2 लीटर, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल की अपेक्षा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से अभी जो वाटर होगा वो ट्रीट करेगा एज आ सॉल्वेंट और ये ट्रीट करेगा एज आ सॉल्यूट। बट अगर मैं यहाँ पे इसका अमाउंट चेंज करा दूं, अब मैं बोलूं जो लिक्विड यहाँ प्रेजेंट है इथाइल अल्कोहल, इसका मैंने लिया 2 लीटर अमाउंट, इसको मैंने रखा 1 लीटर वाटर को, तो वाटर अब मेरे पास कितना है 1 लीटर और इथाइल अल्कोहल कितना है 2 लीटर। तो अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल अब ज्यादा है, तो इस केस में इथाइल अल्कोहल कैसे ट्रीट करेगा, एज आ सॉल्वेंट। ये कैसे ट्रीट करेगा अब, एज आ सॉल्वेंट, और ये कैसे ट्रीट करेगा अब, एज आ सॉल्यूट। अब मन में एक केस और आता है, क्या आता है कि सर मान लो ए और बी दोनों हैं और दोनों के दोनों लिक्विड ही हैं और लिक्विड हैं, और आप कह रहे हैं कि अमाउंट पता हो तो दोनों में आसान हो जाता है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। चलिए हम आपके लिए आसान कर देते हैं और दोनों को इक्वल अमाउंट में ले रहे हैं कि ये भी 1 लीटर है और ये भी 1 लीटर है। अब सर बताइए कि अब कौन सॉल्यूट है अब कौन सॉल्वेंट है। अब तो ये मुश्किल हो गया कि भाई दोनों के दोनों लिक्विड है, और अमाउंट की रही बात, जिसका अमाउंट ज्यादा होता था वो सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम होता था वो सॉल्यूट। अब तो दोनों का अमाउंट हमने कैसा कर दिया, इक्वल। तो इस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो अपने मन से किसी को भी सॉल्यूट सॉल्वेंट मत मानना।
अब डिसाइड करेगा कि जिसकी वेपर जितनी जल्दी बन जाएगी, जो जल्दी वेपराइज हो जाएगा वो अब सॉल्वेंट होगा, और जो देरी से वेपराइज होगा वो सॉल्यूट होगा। जल्दी से वेपराइज कौन होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। दैट मीन्स यहां पे रिलेशन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। ठीक है, कंपटीशन वाले बच्चे पढ़ चुके होते हैं क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग यहां से ध्यान रखना, जितनी जल्दी, मान लो ए यहां पे वेपराइज जल्दी हो गया, ए जल्दी वेपराइज हुआ तो ए सॉल्वेंट होगा, बी सॉल्यूट हो जाएगा। और अगर बी जल्दी वेपराइज हुआ तो बी सॉल्वेंट होगा और ए सॉल्यूट होगा। अब जल्दी वेपराइजेशन तो नहीं पता चलेगा क्योंकि करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, तो उसके लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, और बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा। तो ये केस हमारे बनते हैं। जल्दी से बताइए एक बार, जल्दी से सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। टू एसेंशियल कंपोनेंट्स आर देयर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? इट इज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट बाई मास, जो मात्रा में कम हो सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट बाई मास, जो क्वांटिटी में ज्यादा हो। फिर बात आई कुछ केसेस में कि कैसे पहचानेंगे, तो अगर अमाउंट दिया है तो आसानी से बता सकते हैं कौन सॉल्वेंट कौन सॉल्यूट है। अगर अमाउंट इक्विवेलेंट हो, इक्वल हो, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन जल्दी वेपराइज हो रहा है, और वेपराइज वो जल्दी होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और वेपराइज हो रहा है तो इसका मतलब वो वॉलेटाइल होगा, और जो वेपराइज ना हो तो वो नॉन वॉलेटाइल होगा। गॉट इट? अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ और जरूरी बातें बताएंगे, मैं रफ करने जा रहा हूं। काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है, और मैं सॉलिड स्टेट की तरीके से इसको भी एक लेक्चर क्लास की तरीके से ही मैं सिखाऊंगा आपको। बस घर पे बैठे पढ़ते रहें, समय बहुत कम मिलेगा आप लोगों को, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि घर पे बैठे पढ़ें जरूर। अब हम लोग ये समझते हैं कि लैंग्वेज में लिखा था कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, बट सर आपने एसेंशियल कंपोनेंट तो दो ही बताए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये टू तो समझ में आता है, पर मोर देन टू क्या है? तो ध्यान रखना कि अगर मैंने कोई भी सॉल्यूशन बनाया, अगर ये सॉल्यूशन है तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे सपोज करो मैंने ए को ऐड किया, ये मान लो एक सी कंपोनेंट है, और इसमें मैंने बी को ऐड किया। मैं इस तरीके समझ लेता हूँ, मान लो मैंने सॉल्ट ऐड किया, मान लो मैंने शुगर ऐड किया, गर्मियों में आप बनाते रहते हो नींबू पानी वगैरह, और मैंने मान लो ये वाटर लिया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन कंपोनेंट आ गए। तो ध्यान रखना कि जो सॉल्वेंट होता है, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये हमेशा एक ही होगा सॉल्यूशन के अंदर। इसकी संख्या कितनी होगी? केवल एक। नंबर ऑफ सॉल्वेंट कंपोनेंट इज ऑलवेज 1, while the number of solute component in the solution is more than 1, 2, 3, 4 and so on। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? यहाँ पे जैसे दो कंपोनेंट हैं तो ये दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट के फॉर्म में दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, ये मैं बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, टर्नरी क्या होता है, क्वाटरनरी क्या होता है, एक्वस क्या होता है, नॉन एक्वस क्या होता है, कंसंट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, एक्वस क्या होता है, नॉन एक्वस क्या होता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे अभी। पर ध्यान रखना कि सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा सॉल्यूशन के अंदर, बट सॉल्यूट एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ बोलते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। दूसरी बात आती है, एक नज़र में एक बहुत अच्छी चीज़ आप समझिए, आज केवल इंट्रोडक्शन चला रहे हैं, ठीक है ना, जिससे आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी रीडिंग करने का टाइम भी मिलेगा।
पहला पॉइंट आप ध्यान रखना, फॉर सॉल्यूट द फिजिकल स्टेट is changed, the physical state is changed during the physical state is change during the formation of solution, सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के दौरान जो सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। आप लोग, अभी मैं एग्जांपल भी लूंगा, मैं सेकंड पॉइंट बता दे रहा हूं। फॉर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट इज सेम, इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। और सबसे खास बात और देखें कि सॉल्वेंट, यहाँ पे एक चीज और देख लें, समझ लें, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, एक नज़र का पॉइंट है ये। सॉल्वेंट will decide solvent always will decide the solution। इसका मतलब क्या है, इन तीनों पॉइंट का मतलब समझते हैं। ध्यान रखना, जब हम कभी भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे तो एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार होगा, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का, तो उसके दौरान सॉल्यूट की जो फिजिकल स्टेट होगी वो चेंज हो जाएगी, जबकि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी। और सॉल्यूशन किस टाइप का बनेगा ये डिपेंड करता है, किस पे डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन क्या होगा, किस टाइप का होगा। तीनों का मतलब समझ लें आप। कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज करो आपने ये कोई बकेट ली, ठीक है ना, ये कोई बकेट ली और इसमें मैंने क्या किया, अभी आपके दौरान मैंने क्या किया, वाटर और वही शुगर सॉल्यूशन बना लिया, इसमें शुगर सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना, शुगर सॉल्यूशन बनने का मतलब क्या है कि इसमें जैसे A+B ऐड होके अगर कोई मैं सॉल्यूशन, ये शुगर सॉल्यूशन बनाया, तो यहाँ पे AB क्या होंगे, अगर मैं AB की बात करूँ तो एक वाटर कंपोनेंट होगा और एक शुगर कंपोनेंट होगा। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन को। तो ध्यान रखना, जो शुगर है, ठीक है ना, जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है यहाँ पे, ठीक है। अब शरबत ही बनाना, ये नहीं सर हम तो ज़्यादा मीठा पीते हैं, हमारी तो चीनी गिलास में नीचे रह जाती है, तो एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं बनता है ना, मन में आ रहा होगा ना, तो वो पानी वानी पीते हैं, दूध में नीचे चीनी रह जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, होमोजेनियस मिक्सचर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जब कंप्लीटली यूनिफॉर्मली थ्रू आउट होगा तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है। यहाँ पे ये जैसे सॉल्वेंट है, तो इन दोनों में आप ध्यान दें कि शुगर किस स्टेट में था, ये सॉलिड स्टेट में था, और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में, वाटर लिक्विड स्टेट में लिया, शुगर सॉलिड स्टेट में लिया। पर जब शुगर सॉल्यूशन बना तो अब इसकी स्टेट कैसी दिखाई दे रही है आपको, लिक्विड। तो इसका मतलब स्टेट चेंज किसकी हुई है, सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की, क्योंकि अब जो चीनी के दाने थे जो वो पार्टिकल कैसे हो गए, वो पूर्णतः कंप्लीटली डिसॉल्व अगर हो चुके हैं वाटर के अंदर, तो वो सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड फेज में। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों की फेज कैसी है, सेम, बट सॉल्यूट कैसा हो गया, उसकी फेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन चेंज हो जाती है, ठीक, ये चीज हो गई। अब सॉल्वेंट विल डिसाइड द सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि अगर सॉल्वेंट मेरे पास लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर मेरे पास मान लो कोई भी मैंने एलॉय लिया, कल मैंने ब्रास के बारे में बताया था आपको सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल्स के दौरान, एक्सरसाइज कराने के दौरान, तो ब्रास में कॉपर और जिंक का कंपोजिशन लेते हैं, तो दोनों कैसे हैं, सॉलिड होते हैं, दोनों मेटल हैं, और उन दोनों में किसकी कंपोजिशन ज़्यादा थी, जिंक की ज़्यादा थी,
ठीक है। तो जिंक और कॉपर में आपने क्या डिसाइड किया, अगर मान लो जिसकी कंपोजिशन ज्यादा है एलॉय में, जिस मेटल की, तो वो उस जगह पे किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का, दूसरा हो जाएगा सॉल्यूट। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर मैंने सॉल्यूट ऐसे करके समझते हैं, अगर मैंने सॉलिड सॉलिड लिया है, सॉलिड सॉलिड, तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। ये मेरा सॉल्यूट है, अगर मान लो सपोज करो ये मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिक्विड लिया है और लिक्विड लिया है तो ये मेरा कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर मैंने यहाँ सॉलिड लिया है और यहाँ लिक्विड लिया है, भाई यहाँ से समझ में नहीं आएगा किस पे डिपेंड कर रहा, क्योंकि दोनों सॉलिड सॉलिड या लिक्विड लिक्विड है। पर यहाँ पे अब देखा सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड, तो अब भी सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर मैंने यहाँ पे लिया सपोज करो सॉलिड और गैस लिया, तो यहाँ पे क्या बनने वाला, अब सॉल्वेंट कैसा है, गैसियस नेचर का है, तो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। कैसा बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। मतलब ओवरऑल ध्यान रखना कि सॉल्यूशन का जो नेचर है वो डिपेंड करता है, डिसाइड कौन करेगा, सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, और अगर वो गैसियस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस होगा। तीनों फेज में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब बात आती है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करते हैं। तो दीज आर फॉलोइंग एज, देखिए क्या क्या हो सकता है। सॉल्यूशन में हमने इसको सॉलिड फेज में लिया था, सॉल्वेंट को लिक्विड फेज में लिया था, पर ओवरऑल जब सॉल्यूशन बना तो किसी एक फेज में ही बना। सॉलिड और लिक्विड दोनों कंबाइंड होके अगर लिक्विड फेज दे रहे हैं तो इसका मतलब सॉल्यूशन इज ऑलवेज इन अ सिंगल फेज सिस्टम। सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम। आ सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर दो फेज नजर नहीं आई। फेज का मतलब स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, तो किसी एक ही फेज में होगा ये, तो सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम। सेकंड चीज, क्या इसमें अगर मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है, मैं एक एग्जांपल्स को लेके ही सभी कैरेक्टरिस्टिक लिखा दूं, तो अगर शुगर सॉल्यूशन के अंदर अब मैं, अगर वो शुगर सॉल्यूशन है तो होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है तो इसका मतलब इसमें शुगर जो है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट हो गई, किसके अंदर, वाटर सैंपल के अंदर। तो यहाँ पे क्या मैं अपनी नेक्ड आई, खुली आंखों की हेल्प से क्या यहाँ पे मुझे सॉलिड पार्टिकल दिखाई देंगे, नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या सेकंड पॉइंट लिख सकता हूं, वी कैन नॉट सी द solute particles from the solid particle in a solution। ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं दिखाई दे सकेंगे। in solution from naked eye के थ्रू हम सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल को सी नहीं कर सकते, मतलब देख नहीं सकते। थर्ड पॉइंट, जो सॉल्यूशन होता है वो लाइट को स्कैटर नहीं होने देता है। तो आ सॉल्यूशन डज नॉट अलाउ द scattering of लाइट। ये लाइट को, अगर सॉल्यूशन है इसका मतलब होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है तो इसके अंदर से लाइट पास कराओ तो उसको स्कैटर नहीं होने देगा। फोर्थ पॉइंट, वंस अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, या यूं बोलें आ सॉल्यूशन इज स्टेबल, सॉल्यूशन कैसा होता है, स्टेबल, ठीक है। एंड द सॉल्यूट पार्टिकल्स
solute particles and the solute particles cannot separated from the solution by the process of filtration। ध्यान देना कि सॉल्यूशन स्टेबल होने के कारण क्या करता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से हम सॉल्यूट पार्टिकल को किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, अब ये नेक डाई के थ्रू दिखाई नहीं देता, इसकी वजह क्या है, तो हम यहां ऐड कर सकते हैं द साइज ऑफ द solute particles in solution is 10 to the power -7 to 10 to the power -8 सेंटीमीटर। अब खुद से सोच लो कितना छोटा साइज होता है सॉल्यूशन में, 10 to the power -7 to 10 to the power -8। अब माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं लगाना है, नेक्ड आई के थ्रू बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना इनका पार्टिकल का साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, जिस वजह से ये ट्रू टाइप के सॉलिड, हम यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे, बाद बाकी हम कॉलाइडल और सस्पेंशन की बात हम लोग कहाँ करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान रखना साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल कैसा होता है, वेरी स्मॉल, दैट इज 10 to the power -7 to 10 to the power -8। अगर मैं बात करूँ और क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे बात, तो आप मेरे को बताएं in a solution the solute particles do not settle down। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सॉल्यूशन है तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है, अगर सॉल्यूशन है तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। और अगर वो होमोजेनियस मिक्सचर है तो उसके अंदर क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सेटल डाउन हुआ तो यूनिफॉर्मली थ्रो आउट नहीं हुआ, और अगर यूनिफॉर्मली थ्रो आउट नहीं हुआ तो सेटल डाउन हो सकता है, तो यूनिफॉर्मली थ्रो आउट नहीं हुआ तो सॉल्यूशन नहीं होगा, और सॉल्यूशन है तो वो यूनिफॉर्मली थ्रो आउट है, और यूनिफॉर्मली थ्रो आउट है तो वो सेटल डाउन नहीं हो सकता। ठीक है ना। आप इन पॉइंट्स के एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं जल्दी से आपको बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप जल्दी से बताइए क्या आप बताएंगे। आ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 कंपोनेंट्स। 2 एसेंशियल कंपोनेंट्स आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, जिसकी क्लासिफिकेशन में हम लोग बात कर लेंगे। सॉल्वेंट हमेशा एक होता है। सॉल्यूट क्या होता है, अगर मैं देसी लैंग्वेज में देखो अब बताना चाहूँ, अगर मैं देसी लैंग्वेज की बात करूँ, जैसे सपोज करो इसी में बात करूँ, तो ध्यान रखना जिसको घोलो सॉल्यूट, जिसमें घोलो सॉल्वेंट, जिसको घोलो सॉल्यूट, जिसमें घोलो सॉल्वेंट। देसी तरीका मतलब सिंपल। सॉल्यूट वैसे क्या है, साइंटिफिक लैंग्वेज बोलेंगे तो सॉल्यूट क्या होता है, इट इज दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट बाई मास इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट बाई मास इन सॉल्यूशन। ठीक है ना। बाद बाकी मैंने केस बताया, इसके बाद मैंने बताया आपको एक नज़र में कुछ पॉइंट्स कि फॉर सॉल्यूट द फिजिकल स्टेट इज चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, फॉर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन द फिजिकल स्टेट इज रिमेन सेम। ठीक है। और क्या बताया है कि सॉल्वेंट विल ऑलवेज डिसाइड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, थर्ड बात या टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और मैंने क्या बताया इसके साथ साथ आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, आ सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम। सेकंड पॉइंट, वी कैन नॉट सी द सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन बाय द नेक्ड आई। थर्ड पॉइंट क्या बताया, आ सॉल्यूशन डज नॉट अलाउ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फोर्थ पॉइंट क्या बताया, आ सॉल्यूशन इज अ स्टेबल, therefore the solute particle cannot separated out from the solution by the process of filtration. Once the solution is prepared,
या फॉर्म, देन द सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन इन अ सॉल्यूशन द सॉलिड पार्ट साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, दैट इज 10⁻⁷ टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो क्या बोल सकता हूं कि इन अ सॉल्यूशन सॉलिड पार्टिकल कैन डू नॉट सेटल डाउन। तो इस तरीके से ये हमने कुछ पॉइंट अपने क्लियर किए। तो आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन बताना था, क्लासिफिकेशन से कल लेक्चर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। अभी इसका और बड़ा पार्ट है पर लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्योंकि कंटेंट शुरुआत में बताना स्टार्ट किए थे। तो घर पे बैठ के सेकंड यूनिट के आप नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और नोट्स में देरी मत करिए। आप 12th के हैं, आपको बहुत कम समय मिलने वाला है पढ़ने के लिए। और कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उनके कुछ टॉपिक कम कर देगी या चैप्टर्स। सपोज करो कर भी दिए, कंपटीशन में कम नहीं होने। तो ध्यान रखना कि आपको मैंने एनसीईआरटी का सॉलिड स्टेट भी पढ़ाया जो पिछली वर्ष नहीं था, क्योंकि अभी भी कन्फ्यूज़न है, कुछ साइड पे दे भी रहा है, कुछ टीचर नहीं भी करा रहे हैं। पर जहाँ से जो सीखने को मिले सीखना स्टार्ट करो। अब आपके पास समय कम मिलेगा तो जहाँ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश जो भी सीखने को मिले, आपके पास घर पे अभी बहुत सारा समय है। आप अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, घर वालों के साथ हंसते खेलते रहिए, पर पढ़ाई ज़रूर करते रहिए क्योंकि आपसे देश को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। इट्स इनफ फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।